ब्रेक के बाद आपका स्वागत। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा। रायपुर में बीजेपी के सभी 17 प्रकोष्ठों का सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन का आयोजन प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री अरुण साव और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जमवाल ने किया है। इस सम्मेलन में बीजेपी के 17 प्रकोष्ठों के 1500 से अधिक प्रतिनिधि भी शामिल हुए हैं और ये तस्वीरें आप उसी कार्यक्रम की देख पा रहे हैं। तो ये साफ तौर पर बड़ा कार्यक्रम आज रखा गया है, जिसमें 17 प्रकोष्ठों के 1500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे इस सम्मेलन में। और इस सम्मेलन के शुभ आरंभ खुद मुख्यमंत्री अरुण साव और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जायसवाल ने किया है। 1500 से अधिक प्रतिनिधि आज इसमें शामिल हो रहे हैं और ख़ास तौर पर इस आयोजन के जरिए प्रदेश में स्थिति को लगातार अपने पक्ष में लाने की कोशिश में नजर आ रही है बीजेपी। रायपुर में बीजेपी के सभी 17 प्रकोष्ठों का सम्मेलन शुरू हो गया है। मेरे साथ हिमांशु पटेल ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, 17 प्रकोष्ठों के 1500 से ज्यादा लोग आज इसमें शामिल होने वाले हैं। इस सम्मेलन के माध्यम से बीजेपी प्रदेश में क्या करने की कोशिश कर रही है? देखेंगे जिस तरह से रायपुर में बीजेपी जो है लगातार जो अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर जिस तरह से लोकसभा चुनाव के तैयारियों को लेकर लगातार एक के बाद एक मोर्चा प्रकोष्ठ को टास्क देकर जो है जिम्मेदारियां सौंप रही है, वहीं आज जिस तरह से एक भव्य रूप से लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन प्रदेश कार्यालय में रखा गया है, जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश के महामंत्री रामजी भारती ने भी मौजूद है और साथ ही अजय जामवाल महामंत्री के साथ साथ विष्णुदेव किरण देव और उसके साथ साथ विष्णुदेव साय और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव, ये तमाम दिग्गज जो है मौजूद है। इसके बाद एक तमाम जो प्रकोष्ठ के 17 प्रकोष्ठ के जो प्रतिनिधि है वो प्रदेश भर से पहुंचे हैं। उन्हें जिस तरह से पूरे टास्क दिया जा रहा है, टास्क देने के बाद पूरे जो रणनीति है भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा में 11 के 11 सीट जीतने को लेकर इस मूल मंत्र के लेकर जो पूरी टीम है वो काम कर रही है और कहीं ना कहीं आज एक बड़ा सम्मेलन का कार्यक्रम इसीलिए रखा गया है। जी, सो ये कहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा है और कितने घंटे तक चलने वाला है? देखिए कि जिस तरह से प्रदेश कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के वहां पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और ये कार्यक्रम है वो देर शाम तक चलने की संभावना है, क्योंकि 17 प्रकोष्ठ हैं, एक के बाद एक सभी से चर्चा की जा रही है, सभी को मूल मंत्र दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं पूरी तैयारी यही है कि 11 के 11 सीट को किस तरह से साधा जा सकता है। इस प्रकोष्ठ सम्मेलन में और कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं? उप मुख्यमंत्री शामिल हो चुके हैं, क्या मुख्यमंत्री भी इसमें आएंगे और क्या योजना यहाँ से बनाई जानी है? देखिए कि जिस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, साथ ही जो प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के किरण सिंहदेव वो इसमें शामिल हैं और अजय जामवाल जो केंद्रीय संगठन महामंत्री है वो इसमें शामिल है। और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं को टास्क यह दिया जा रहा है कि किस तरह से जो वॉल पेंटिंग के साथ साथ प्रचार प्रसार कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक कैसे पहुंचाना है, जनता के बीच कैसे जाना है, कि केंद्र सरकार की योजना को कैसे लाभ उन तक पहुंचा है, उस लाभार्थियों के माध्यम से जनता तक जाकर किस तरह से योजनाओं को जो है जन जन तक पहुंचाना है। तो कुल मिलाकर प्रयास यही है कि पूरे एक एक कार्यकर्ता है वो किस तरह से जो है जुट कर पूरे लोकसभा चुनाव में अपना परचम भारतीय जनता पार्टी के पीछे ला रहा है। कल 11 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने लिस्ट अपनी जारी कर दी है, तो क्या इन लोगों को यहाँ से भी संदेश दिया जाएगा कि आप उन लोगों को, सांसदों को और मदद कीजिए, उस क्षेत्र में जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा वोट को पार्टी के फेवर में लेकर आइए, जिससे ज़्यादा सीटें जीती जा सके, 11 की 11 सीटें जीती जा सके छत्तीसगढ़ की? निश्चित तौर पर इनकी जिस तरह से पूरे प्रयास यही है, पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो निश्चित तौर पर अपने सांसद प्रतिनिधि, सांसद के जो प्रत्याशी है उनपे के पक्ष पर काम करेंगे और लगातार प्रयास यही है कि कैसे उन तमाम जो सांसद की जिस तरह से कल नाम जारी हुआ है उनके साथ मेलजोल बैठाकर उनके कार्यकर्ता जो है कैसे काम करे और कैसे बेहतर जो है रिजल्ट इस बार ला सकेंगे। ठीक है हिमांशु, आप लगातार इस पर नज़र बनाए रहिए, आपसे फिर अपडेट लेंगे इस पर। फिलहाल के लिए अगली खबर पर दर्शकों को लिए चलते हैं। जो खबर छत्तीसगढ़ के कांकेर से निकल कर आ रही है, जहां हिंदूर के जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया है। सुरक्षा बलों ने मारे गए नक्सली के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किया है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई इस मुठभेड़ में एक जवान भी शहीद हो गया है। सुरक्षा बलों ने इलाके को सीज कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पुलिस और नक्सलियों के बीच इस मुठभेड़ में
हिंदूर के जंगलों में ये मुठभेड़ जारी है, जहां एक जवान शहीद हो गया है। नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना पर थाना छोटे बेटे के हिंदू जंगलों में नक्सल विरोधी अभियान संचालित किया गया, जिसमें बीएसएफ, डीआरजी और जिला बल के जवान द्वारा एक संयुक्त अभियान किया गया था। जब हमारे जवान नक्सलियों की उपस्थिति की जगह पर पहुंचे तो नक्सली द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसके जवाब पर भी हमारे जवानों ने लगातार फायरिंग की। ये फायरिंग लगभग 1 घंटे से अधिक चली है और जब इलाके की सर्चिंग की गई तो एक नक्सली के 100 बरामद हुआ है, जिसमें एक फोर्टी भी प्राप्त हुआ है। इस नक्सल विरोधी अभियान में हमारे जिले के एक आरक्षक रमेश कुरेटी शहीद हो गए हैं। इलाके में भी सर्चिंग अभियान जारी है। अरुण गुप्ता मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इसी खबर पर बन गया। अरुण, इस मुठभेड़ में नक्सली मारा गया है और कितने नक्सली मारे गए और क्या कुछ बरामद उनके पास से किया गया? देखिए अंकित, ये आज सुबह जो है कांकेर के थाना छोटे भेड़िया क्षेत्र अंतर्गत हिदूर का एक घना जंगल है, बहुत ही घना जंगल है, जहां चारों तरफ से पेड़ हैं और वहां जो है पानी तक की ज्यादा सुविधा नहीं है। वहां जो है डीआरजी की टीम को माओवादियों को, नक्सलवादियों को उपस्थित होने की सूचना प्राप्त हुई थी। जैसे ही ये सूचना प्राप्त हुई, डीआरजी की पूरी टीम ने जो है जंगल की छानबीन शुरू कर दी। सर्चिंग ऑपरेशन के तहत जो है पूरे जंगल को घेरना शुरू कर दिया था। इस दरमियान जो नक्सली है वो अचानक से पुलिस कर्मियों पर लगातार फायरिंग AK-47 तथा और कई तरह की घातक हथियार से जो है लगातार फायरिंग करना शुरू कर दिए थे, जहां डीआरजी की टीम और नक्सलियों में लगभग 1 घंटे तक ये जो है मुठभेड़ चला है। दुखद खबर ये है कि इस मुठभेड़ में जो है फाइटर्स का जो एक आरक्षक है रमेश कुरेठी, उसका जो वो आरक्षक जो है शहीद हो गया है। वहीं इसे जो पूरे मुठभेड़ में लगभग आधा दर्जन नक्सली जो है घायल होने की जो है खबर सामने आ रही है। वहीं एक नक्सली जो है मारा गया है और नक्सली के पास से AK-47 जैसे जो है घातक हथियार जो है तो बरामद हुआ है। अंकित, अरुण, ये जो घटना पूरी आप बता रहे हैं, ये सूचना पर पूरी कार्रवाई की गई है। कितने नक्सलियों को अब तक इसमें पकड़ा गया है? क्या जो घायल हुए हैं वो पकड़ में आए हैं या फिर वो भाग के फरार हो गए हैं, जंगलों की तरफ बढ़ चले हैं? बीजेपी गवर्नमेंट में एक चीज तो साफ कर दिया था कि जो नक्सलियों का, जिन्होंने अभी बीते कुछ दिन पहले सीएम विष्णुदेव साय ने साफ तौर पर कहा था कि छत्तीसगढ़ से जो है नक्सलियों का पूरी तरह से सफाया होगा। जैसे ही जो सीएम का बयान आता है उसी तरह से डीआरजी की टीम, छत्तीसगढ़ पुलिस जो है लगातार सक्रियता के साथ नक्सलियों के जो है पीछे पड़ गई है और लगातार ढूंढ के जो है तो इनको जो नक्सली कुछ समर्पण कर रहे हैं, कुछ तो एनकाउंटर भी किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। तो इसमें अभी तक लगभग जो विश्वसनीय सूत्रों से का जो दावा है कि 200 से अधिक ये नक्सली थे, जिन्होंने जो है पुलिस कर्मियों को जो है टारगेट करके पूरा टिफिन बम जैसे घातक जो है चीजें जमीन के नीचे बिछा के रखी थी। हालांकि पुलिस ने उसको निष्क्रिय कर दिया है और इसमें लगातार जो 1 घंटे तक इनकी जो है मुठभेड़ जारी थी। इसमें एक नक्सली मारा गया है। दावा यह भी किया जा रहा है पुलिस के द्वारा कि आधा दर्जन नक्सलियों को जो है गोली लगने से घायल बताए जा रहे हैं कि आधा दर्जन से ज़्यादा। ठीक है, बिल्कुल आप इस पर लगातार अपनी नज़र बनाए रहेगा अरुण। मुठभेड़ की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, जब ये मुठभेड़ हुई है और एक जवान शहीद भी हुआ है, शहादत हुई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वीरता का परचम लहराते हुए नक्सलियों में कई लोग घायल हुए हैं और एक नक्सली की जान भी इसमें गई है। अगली खबर की तरफ ले चलते हैं। कोयला घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी विधायक देवेंद्र यादव सहित 3 लोगों के खिलाफ विरुद्ध सुनवाई अब 27 अप्रैल को होगी। आपको बता दें कि देवेंद्र यादव का जमानत हाईकोर्ट खारिज से हो चुका है, उनकी जमानत, और अब देवेंद्र यादव ने अग्रिम जमानत के लिए वारंट निरस्त करने की याचिका लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याचिका निरस्त कर जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने नोटिस तामील होने के बाद भी उपस्थित नहीं होने पर देवेंद्र यादव, RP सिंह, विनोद तिवारी के खिलाफ 500 रुपये का जुर्माना भी इस पर लगाया है। छत्तीसगढ़ में अब छात्र छात्राओं के सामान्य ज्ञान में वृद्धि के लिए पाठ्य पुस्तक निगम की पुस्तकों में भारत रत्न और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित तमाम विभूतियों का जीवन परिचय प्रकाशित किया जाएगा।
इसके अलावा राज्यपाल, मुख्यमंत्री समेत मंत्रिमंडल के तमाम सदस्यों का परिचय फोटो समेत प्रकाशित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम कार्यकारिणी सभा की एक बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि पाठ्य पुस्तक निगम की पुस्तकों में सामान्य ज्ञान के तौर पर यह जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने निगम के कार्यों की समीक्षा की और विभिन्न कार्यों के लिए विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। छत्तीसगढ़ के 3 सांसदों ने पहले ही विधायकी के लिए सांसद पद छोड़ दिया है। रेणुका सिंह, गोमती साय, अरुण साव ने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें बीजेपी ने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की। आपको बता दें 3 महिला प्रत्याशियों को टिकट मिला है। वहीं रायपुर में सांसद सुनील सोनी का टिकट काट बृजमोहन को मौका दिया गया है। गुहाराम अजगले की जगह जांजगीर से कमलेश जागड़े को टिकट मिला। कांकेर में मोहन मांडवी की टिकट काट भोराज नाग को मौका मिलता हुआ नजर आ रहा है। महासमुंद से चुनी लाल साहू को हटाकर रूप कुमारी चौधरी को टिकट मिला है। प्रदेश भर में 1 मार्च से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। मुंगेली जिले के लोरमंडी विकास खंड में भी कई बोर्ड परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। रमपेपुर एन शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का केंद्र बनाया गया है। परीक्षा केंद्र में निजी स्कूल की छात्रा दीपिका जायसवाल भी शामिल हुई थी। छात्रा ने स्कूल के केंद्र अध्यक्ष और पर्यवेक्षक पर अपने चहेते छात्र छात्राओं को नकल कराए जाने का आरोप लगाकर इस मामले में लोरमी एसडीएम से शिकायत की है। एसडीएम के आदेश पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने स्कूल जाकर जांच की। वहीं इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी GR चतुर्वेदी ने बताया कि शिकायत की जांच बारीकी से की जा रही है, जिसमें कोई नकल करवाने जैसी बात सामने नहीं आई। जिन शिक्षकों की परीक्षा में ड्यूटी लगाई गई है उन्हें तत्काल हटाया जा रहा है। उनके स्थान पर शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा हो सके, इसके लिए अन्य शिक्षकों को नियुक्त किया जा रहा है। कांकेर लोकसभा सीट से बीजेपी ने आज अंतगढ़ के पूर्व विधायक भोजराज नाग को अपना प्रत्याशी बनाया है। भोजराज नाग को बीजेपी प्रत्याशी के नाम के ऐलान के बाद कांकेर जिले में जश्न का माहौल देखने को मिला। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शहर के पुराने बस स्टैंड में भोजराज नाग का फूल मालाओं से स्वागत भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा राष्ट्रीय नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया, जिसके लिए वे सभी का धन्यवाद करते हैं। का प्रत्याशी बनाया, इसलिए मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह जी, हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय पवन साय जी, आदरणीय जामवाल जी और सभी राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को, जिला संगठन के नेतृत्व को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया है, निश्चित रूप से हम उस पर खरा उतरेंगे। अगली खबर रायपुर से है, जहां ट्रैफिक सिस्टम की कमजोरी देखने पहली बार सड़क पर कलेक्टर, SP और निगम आयुक्त एक साथ दिखे हैं। बदहाल ट्रैफिक देखने के लिए अफसर सड़कों पर एक्शन में नजर आए। सभी समस्याओं को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने तैनाती के नए पॉइंट भी तय किए हैं। आपको बता दें कि राजधानी के फाफाडीह, पीली, बिल्डिंग तिराहा, अवंती बाई चौक से अनुपम नगर समेत कई जगहों पर सुधार भी किया जाएगा। वहीं लोगों से शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम, सुरक्षित बनाने में यातायात पुलिस का सहयोग करने को भी कहा गया है। तो साफ तौर पर ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए और एक तरीके से कहें बेहतर बनाने के लिए एक्शन में कलेक्टर नज़र आ रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस के नए पॉइंट भी इस मौके पर तय किए गए हैं, जहां से ट्रैफिक ज़्यादा भारी संख्या में मूव करता है, वहाँ ये सुविधाएं बनाई गई हैं। वहाँ पर भी ट्रैफिक पॉइंट्स बनाए गए हैं, जिससे कि लोगों को आम जनजीवन में दिक्कतों का सामना कम से कम ना करना पड़े। और इसी को सुधारने के लिए कई निर्णय भी किए गए हैं। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के यातायात पुलिस का सहयोग भी करने की बात सामने आई है। शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम, सुरक्षित बनाने में यातायात पुलिस का भी सहयोग करने को कहा गया है इस मौके पर।
तो आपको बता दें कि राजधानी के फाफाडीह, पीली बिल्डिंग, तिराहा, अवंतीबाई चौक से अनुपम नगर समेत कई जगहों पर सुधार किए गए हैं। यहाँ कई नए पॉइंट्स भी बनाए गए हैं और ऐसे में राजधानी को एक तरीके से कहें ट्रैफिक लेस करने की जो कवायद है उसके तहत यह पूरा बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था को देखने के लिए सड़कों पर खुद एक्शन में नज़र आए हैं अधिकारी। सभी समस्याओं को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस के तैनाती के नए पॉइंट्स भी इसमें तय किए गए। राजधानी के फाफाडीह हो, फाफाडीह पीली बिल्डिंग, तिराहा, अवंतीबाई चौक से अनुपम नगर समेत कई जगहों पर सुधार के लिए नए पॉइंट्स बनाए गए। वहीं लोगों से शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम, सुरक्षित बनाने में यातायात पुलिस को सहायता और सहयोग करने की बात भी कही गई है, जिससे लोग भी इनमें सहयोग करें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें, जिससे न कोई दुर्घटना हो और शहर की बेहतर व्यवस्था चल सके, जिसके लिए खासतौर पर आज बड़े अधिकारी सड़कों पर नजर आए। बीजेपी ने लोकसभा प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। पहले लिस्ट में छत्तीसगढ़ की 11 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो चुकी है, जिसमें बीजेपी ने जांजगीर लोकसभा क्षेत्र रिजर्व सीट से महिला प्रत्याशी कमलेश जांगड़े को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं प्रत्याशियों की घोषणा होते ही बधाई देने वालों का तांता लग चुका है। आपको बता दें कि कमलेश जांगड़े वर्तमान में महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रही थी। कमलेश शक्ति की ही मसानिया गांव की रहने वाली हैं, जो पूर्व में 2 बार गांव की सरपंच भी रह चुकी हैं। धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे एक छोटी से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, विश्वास मेरे ऊपर जताया है। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जेपी नड्डा जी को, अमित शाह जी को, ओम माथुर जी को और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी को, किरण देव जी को, पवन साय जी को, अजय जामवाल जी को, नारायण चंदेल भैया को, डॉक्टर खिलावन साहू भैया जी को, सहयोगिता जी को, सौरभ सिंह जी को, हमारे जिला अध्यक्ष कृष्णकांत चंद्रा भैया जी को और सभी 8 विधानसभा के मेरे जितने भी वरिष्ठ हैं उन सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूं कि मुझे एक छोटे से कार्यकर्ता को एक इतनी बड़ी मौका मिला है, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने अपने चुनावी वादे को पूरा करने में लगातार जुटी हुई है। बीजेपी ने चुनाव से पहले वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद प्रदेश की महिलाओं को महतारी वंदन योजना के तहत राशि देंगे और उन्हें सशक्त बनाएंगे। अब बीजेपी ने महिलाओं को इस योजना का लाभ दिलाने के लिए फॉर्म भराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए प्रदेश भर से 70 लाख से अधिक महिलाओं ने आवेदन भी किया है। समीक्षा के बाद अंतिम सूची जारी भी कर दी गई है। समीक्षा में 11,771 आवेदनों को रिजेक्ट कर दिया गया, जबकि 70,14,501 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। महिला बाल विकास विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक सबसे कम दंतेवाड़ा से 26, सरगुजा से 44, सुकमा से 71 आवेदन निरस्त हुए हैं। महतारी वंदन योजना के तहत 21 वर्ष से अधिक विवाहित महिला, त्यागशुदा महिला, परित्यक्ता महिला को प्रति माह 1,000 रुपये की राशि उनके आधार लिंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवड़े ने TV27 न्यूज़ को बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च को राशि जारी होनी थी, लेकिन 8 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व भी पड़ रहा है, इसलिए तिथि में बदलाव कर अब 7 मार्च को ही जारी हो सकती है। हालांकि तारीख में बदलाव को लेकर फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ है। 22 फरवरी से भराना स्टार्ट हुआ था। लास्ट तिथि 20 फरवरी था। दावा आपत्ति का 23 से 25 के बीच में था। ऐसे ही करके उसका प्रक्रिया चला। महतारी वंदन योजना में बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो लाभान्वित हो रही हैं और कहीं ना कहीं अगर हम क्षेत्र में देखें तो बहुत ही उनमें उत्साह भी है। तो निश्चित तौर पे बहुत ही जल्दी महतारी वंदन योजना का लाभ महिलाओं को मिलने वाला है। उनको सशक्त करने के लिए बहुत ही अच्छा कदम उठाए हैं हमारे विष्णुदेव साय जी, हमारे जो सीएम हैं, उनकी सरकार है, हमारे मोदी जी की गारंटी है, बहुत जल्द उनको मिलने वाला है। छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने के बाद जांजगीर में फिर से लोगों को 5 रुपये में भरपेट खाना मिलना शुरू हो गया है। शासन के द्वारा शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना के तहत श्रमिकों के लिए गर्म भोजन देने के लिए
फिर से ज़िले के जांजगीर के नया बस स्टैंड में श्रमिकों को 5 रुपये में खाना दिया जा रहा है, जिसमें चावल, दाल, सब्जी और अचार होता है। वहीं श्रमिक भी खाने की प्रशंसा कर रहे हैं। आपको बता दें कि ज़िले में ग्रामीण क्षेत्र से रोजाना हज़ारों की संख्या में लोग काम करने पहुँचते हैं और उन्हें इन्हीं खानों का सहारा रहता है। यहाँ अब एक हफ्ता से मैं आ रहा हूँ डेली। 5 रुपये का भोजन मिलता है। 5 रुपये में तो आजकल कुछ नहीं मिल पाता है। सरकार का योजना है ना, बहुत अच्छा है। बाकी जो हम लोग पहले होटल में खाते थे 40 रुपये 50 रुपये लगाता था, ठीक है ना, तो उसमें क्या है 5 रुपये में तो हम लोग का 30 रुपये 35 रुपये बच रहा है। उससे अब घर में जो भी खर्चा है, पढ़ाई लिखाई बच्चे के लिए उपयोग हो जा रहा है। सरकार का जो है ना योजना बहुत अच्छा है। हाँ, जो पैसा बचा रहता है वो सब्जी उसके लिए बहुत उपयोगी होता है। ये श्रम विभाग मतलब श्रम विभाग योजना जो है वो लोग प्रचलित कर रहे हैं। रोज़ 800 लोग आ रहे हैं खाना खाने के लिए। हम लोग 5 रुपया में खाना दे रहे हैं। सुबह 8 बजे चालू करते हैं, 3 बजे बंद करते हैं। उसके बाद सब्जी, जैसे कि आज हमारा आलू चना का सब्जी है तो कल दूसरा सब्जी रहेगा। रोज़ अलग अलग सब्जी बनता है। अभी हम लोग संडे भी खुला रख रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में संडे को बंद रहेगा। कितने लोग एक दिन? 800 लोग आ रहे हैं रोजाना। मेरा नाम दीपक महतो है, मैं मैनेजर का पोस्ट में। हम लोग का 10 टेबल है और 40 चेयर है अभी। जांजगीर का वहाँ पे शहीद वीर नारायण सिंह सामान्य सहायता योजना का हम लोग 10 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री के हाथों से उद्घाटन किए हैं। इसमें हम लोग 5 रुपये में चावल दाल सब्जी और अचार उपलब्ध कराते हैं। एक थाली चावल दाल सब्जी होता है, जो कि उसकी क्वांटिटी निर्धारित पूर्व से ही टेंडर के दौरान ही निर्धारित हो जाती है। वो क्वांटिटी का भी देते हैं इनको। इसके लिए कोई स्पेशल मेनू नहीं होता। चावल दाल सब्जी और अचार ये फिक्स्ड होता है और उसकी क्वांटिटी फिक्स्ड होती है, उसका आधार पे दिया है। पर्टिकुलर कोई मेनू इसके लिए निर्धारित नहीं है। सरगुजा में हाथी की चपेट में आने से झेराडीह के एक ग्रामीण की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार हाथी मानपुर जंगल से बस्ती की तरफ पहुंचा था और खेत में काम करके वापस लौट रहे पिता पुत्र पर हाथी ने हमला कर दिया था। हाथी करीब 5 मिनट तक व्यक्ति को घुमाता रहा, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक स्थिति में मौत हो जाती है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मृत के परिजनों को सौंप दिया है। अवैध नशीली दवाइयों की तस्करी पर कार्रवाई करने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने नशीली दवाइयों की तस्करी करते 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, सुकमा निवासी 2 युवक जगदलपुर के दलपत सागर क्षेत्र में नशीली दवाइयों की बिक्री कर रहे थे। पुलिस ने मुखबरी की सूचना पर तस्करों को दबोच लिया है। पुलिस ने इनके पास से काफ़ी मात्रा में नशीली दवाइयाँ बरामद भी की हैं। पुलिस ने मामले पर कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर लिया और आरोपियों को जेल भी भेज दिया है। सिटी कोतवाली का मामला है हमारा। ये नशीली दवाइयों का जो NDPS एक्ट है, नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, इसके अंतर्गत एक धारा है 21, उसके चलते हुए हमने ये कुछ मादक पदार्थ जो हैं वो सीज करे हैं। और इसके अंदर 3 आरोपी हैं, जो 2 सुकमा के रहने वाले हैं और 1 मलकानगिरी के रहने वाला है। तो बेसिकली ये लोग यहाँ पर जो ये मादक पदार्थ थे ये पेडल कर रहे थे और लोगों को बेच रहे थे, जो कि अंडर NDPS एक्ट गैर कानूनी है। और अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इसको बेचना भी बिना प्रिस्क्रिप्शन के वो भी गैर कानूनी है। छत्तीसगढ़ के जसपुर में 2 बाइक की भिड़ंत में 4 युवकों की मौत हो गई है। एक युवक गंभीर रूप से इसमें घायल भी बताया जा रहा है, जिसे इलाज के लिए रायगढ़ रेफर कर दिया गया है। टक्कर इतनी तेज हुई कि एक बाइक में आग तक लग गई है। पूरा मामला तुमला थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। इस दुर्घटना में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दुख भी व्यक्त किया है और घायल युवक के स्वस्थ होने की कामना भी की है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए TV 27 न्यूज़।